स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आखिरकार मैकेनिक्स किसे कहते हैं और मैकेनिक्स को कितने टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसे कहते हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग किस बॉडी का अध्ययन करते हैं, मीन्स बॉडी ऑफ की डिफॉर्मेबल है या अनडिफॉर्मेबल है। तो मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग अनडिफॉर्मेबल बॉडी का अध्ययन करते हैं और हम लोगों ने इनर्शिया को पढ़ा था कि इनर्शिया किसे कहते हैं, इनर्शिया हमारा कितने टाइप्स का होता है। आज हम लोग उसी के आगे शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है ये होता क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट ये आता कहाँ से है, ये हमारा आता कहाँ से है, तो जो आपका न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब ने अपने सेकंड नियम ने बताया था, न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन साहब ने बताया था कि जो फोर्स होता है, क्लियर है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्लियर है, लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन की दर है वह किसके बराबर होती है, फोर्स के। तो अब देखो, अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन की दर। और आप लोग जानते ही होंगे जो मोमेंटम होता है क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख देंगे, d/dt मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है। अब आप लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा। मान लीजिए एक कांस्टेंट को हमने k ऐड कर दिया और ये कितना आएगा, d/dt ब्रैकेट में m इंटू वी। क्लियर। अब देखिए m इंटू वी का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा कौन सा लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल क्या कहता है, ये आपका f इज इक्वल टू के ब्रैकेट में फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल कहता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड रूल कहता है। अब देखिए, अगर हम लोग माने क्या कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है और जो हमारा मास है वह भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मास हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो उस केस में ये dm/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास f इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में m इंटू dv/dt, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m इंटू dv/dt। अब देखिए यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि dv/dt को हम लोग क्या कहते हैं, ये वेग परिवर्तन की दर है। तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को आप लोग क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। तो यह आपका f इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। यही हमारा न्यूटन के सेकंड नियम में बताया गया है कि F इज इक्वल टू ma होता है, और वह कैसे निकल के आता है, इस माध्यम से निकल कर आता है। अब देखिए, हम लोग इस फोर्स की यूनिट निकालें कि आखिरकार इस फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, CGS यूनिट। तो चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस फोर्स की यूनिट कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखे हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स
आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, जैसे स्थीन। हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो बट कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि फोर्स का मात्रक एक स्थीन भी होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। इसी वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यदि किसी बॉडी पर अगर हम लोग कोई एक फोर्स लगा दें किसी पॉइंट पर, तो उस फोर्स को आगे पीछे भी शिफ्ट किया जा सकता है। कैसे शिफ्ट करते हैं उसके लिए फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस फोर्स के जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस फोर्स को इस बॉडी पर आगे पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं वो हम लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पर बात करें यूनिट की, तो यूनिट होगी फोर्स की, वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। पहली आपकी MKS और दूसरी आपकी CGS। क्लियर है? अगर हम लोग यहाँ पर देखें F = हम लोगों ने M/A निकाला था। अगर हम लोग MKS में फोर्स का यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा? M को हम लोग किस में रखना है? किलोग्राम में, तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम। और ये है आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और आप लोग इसको एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी लिखते हैं क्या? न्यूटन। क्लियर है? और ये जो MKS यूनिट है इसको हम लोग SI यूनिट के भी नाम से जानते हैं। तो आपको अगर कहीं पर भी 10 न्यूटन लिखा मिल जाए तो आप लोगों को यह समझना है कि 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक। और CGS में बात करें तो देखिए CGS में मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम। इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होगी? क्योंकि जो CGS में लेंथ मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? सेंटीमीटर में। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकेंड। यहाँ पर मीटर, किलोग्राम और ये सेकेंड। क्लियर है? और ये जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली डाइन। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आखिरकार 1 न्यूटन फोर्स किसे कहते हैं, तो हो सकता है आधे लोग बता भी ना पाए कि 1 न्यूटन फोर्स किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 न्यूटन फोर्स किसे कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 1 kg। अगर आपके पास 1 kg की बॉडी है और आप लोग उस पर इतना बल लगाएं कि उसमें ये जो बॉडी है इसमें जो एक्सेलरेशन हो कितना हो? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर 1 किलोग्राम की बॉडी है और उसमें हम लोग बल लगाएं जो कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न करे, तो उस लगाए गए फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? 1 न्यूटन फोर्स है। क्लियर है? इसी तरीके से यह डाइन को हम लोग डिफाइन करेंगे। यदि कोई 1 ग्राम की बॉडी है और उसमें हम लोग इतना फोर्स लगाएं कि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न हो, या हम लोग कह सकते हैं कि उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से उसमें वेलोसिटी में चेंजमेंट हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? लगाए गए फोर्स को 1 डाइन कहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं स्थीन की। आखिरकार यह स्थीन क्या है? ये फोर्स की एक नई यूनिट आप लोग देख रहे होंगे कि स्थीन भी होती है। आखिरकार ये स्थीन क्या है? यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि जो बॉडी का मास था यहाँ पर हम लोगों ने 1 kg लिया, यहाँ पर 1 ग्राम लिया। ठीक। अब जब स्थीन की बात करेंगे तो स्थीन में हमें जो बॉडी का मास लेना है वो कितना लेना है? 1 टन। कितना लेना है? 1 टन। ठीक है? और आप लोग जानते होंगे 1 टन किसके इक्वल होता है? 1000 kg के। क्लियर है? अगर हम कोई
1 टन की बॉडी लें या 1000 किलोग्राम की बॉडी लें और उस पर हम लोग बल लगाएं और वह बल इतना सक्षम हो, कैपेबल हो कि उस बॉडी में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से एक्सेलरेशन उत्पन्न करे, तो लगाया गया जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये स्थिन भी क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वह किसके बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। क्लियर है? यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका क्या मतलब है 9.81 न्यूटन का? तो मैं बता दूं, यदि आपको कहीं पर इस तरीके से मिल जाए 1 किलोग्राम फोर्स, तो उसको आप लोग 9.81 न्यूटन लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो मैं बता रहा हूँ। यदि आपको कहीं 1 केजी की बॉडी मिल जाए, पिंड मिल जाए, और उसमें हम लोग इतना फोर्स लगाएं कि उसमें जो होने वाला एक्सेलरेशन है वो कितना हो, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी 1 केजी की बॉडी में हम लोग फोर्स लगाएं और वह जो लगाया गया फोर्स है उस बॉडी में 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न करे, तो लगाया गया फोर्स जो होगा वह 1 केजी फोर्स के बराबर होगा। और ये 1 केजी फोर्स आपका 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। कैसे होता है यहाँ पर देख सकते हैं, 1 केजी और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन, और ये 9.81 एज इट इज रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 9.81 न्यूटन। क्लियर है? अब बात करते हैं जो मास की सबसे बड़ी यूनिट है वह आपकी चंद्रशेखर लिमिट है। एक CSL की जो वैल्यू होती है वह आपकी होती है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। क्लियर है? यह एक CSL है। एक चंद्रशेखर लिमिट की जो वैल्यू है वह कितनी है, 1.4 इंटू मास ऑफ सन। यह आपकी मास की सबसे बड़ी यूनिट है। क्लियर है? तो ये रही जो मेन यूनिट है। तो अब देखिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो आपके फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आखिरकार जो फोर्स है, कोई भी फोर्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसका मतलब है बल के लक्षण। क्लियर है? ये इसका हम लोग समझते हैं ये क्या है। देखिए, पहला आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हिंदी में बात करें तो बल का परिमाण। बल का परिमाण। क्लियर है? दूसरा है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हिंदी में बात करें तो बल की दिशा। क्लियर है? तीसरे की बात करें, तीसरा पॉइंट है आपका लाइन ऑफ एक्शन। इसकी हिंदी होती है बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा। क्लियर है? और चौथा होता है एक्शन पॉइंट ऑफ फोर्स। एक्शन पॉइंट ऑफ फोर्स, इसकी हिंदी होती है बल का
क्रियाकारी बिंदु, इनको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आखिरकार ये सब हैं क्या? क्रियाकारी बिंदु। क्लियर है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास यह एक बॉडी थी। इस बॉडी पर यहाँ पर इस पॉइंट पर एक हमने यह एफ फोर्स लगा दिया। ठीक, तो यह फोर्स जिस पॉइंट पर लगता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन पॉइंट ऑफ फोर्स, बल का क्रियाकारी बिंदु। क्लियर है? किसी भी बॉडी पर फोर्स जिस पॉइंट पर लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल का क्रियाकारी बिंदु कहते हैं। ठीक, और इसकी शुरुआत करते हैं बल के मैग्नीट्यूड की। तो आखिरकार बल का मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि जैसे मान लीजिए एक फोर्स यह शो कर रहा है और दूसरा फोर्स यह शो कर रहा है। ठीक, और हम कह दें कि यह भी आपका किलोग्राम फोर्स में है और यह भी आपका किलोग्राम फोर्स, या कहें यह न्यूटन में है और यह भी आपका न्यूटन में है। ठीक, अब आपसे कहा जाए इन दोनों में से किस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा फोर्स ज़्यादा ताकतवर है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप लोग जानते हैं यह कोई एरो होता है, उस एरो में यह टेल होता है और यह आपका हेड पॉइंट होता है। ठीक, तो किसी भी एरो में हेड और टेल की जो बीच की दूरी होती है, यह दूरी, टोटल दूरी, यह बताता है फोर्स का मैग्नीट्यूड कि बल आपका कितना पावरफुल है, इस बल की कितनी वैल्यू है। मान लीजिए यह जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है और आपसे कह दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 20 न्यूटन के। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 100 न्यूटन। और यह हम बोल दें ये 5 सेंटीमीटर है और यह आपका 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यह जो 5 सेंटीमीटर वाला फोर्स है ये शो कर रहा है, ये आप किसके इक्वल होगा? 100 न्यूटन के, और ये किसके इक्वल होगा? 40 न्यूटन के। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 100 न्यूटन वाला फोर्स इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन कम है। तो आप लोग यहाँ से देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि जिस फोर्स की हेड और टेल के बीच की दूरी ज़्यादा होती है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, और जिसके बीच की दूरी कम होती है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। क्लियर है? और फोर्स की यूनिट मैंने बता ही दी, आपका न्यूटन है, डाइन है, स्थीन है, पाउंड है, पाउंडल है, ये आपकी फोर्स की बहुत सारी यूनिटें होती हैं। अब देखिए ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा। बल की दिशा से क्या तात्पर्य है? बल किसी भी फोर्स का, आप जानते हैं फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी फोर्स को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि फोर्स आपका ईस्ट में लग रहा है या वेस्ट में लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है या साउथ में लग रहा है। ठीक, तो बिना डायरेक्शन के फोर्स को बताना इनकम्प्लीट माना जाता है। तो जिस डायरेक्शन में किसी भी एरो की यह जो हेड होता है यह इंगित होता है, मतलब शो कराता है, वही आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे यह फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। यह फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसको ऐसे ड्रॉ करें, यह ईस्ट है और यह नॉर्थ है। तो यह फोर्स आपका ईस्ट और नॉर्थ दोनों के बीचों बीच से जा रहा है या ऊपर नीचे से जा रहा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में यह फोर्स लग रहा है। कोई फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये नॉर्थ साइड है। क्लियर? यह आपका सॉरी ये साउथ साइड है, ये साउथ और वेस्ट साइड है। क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका ये बताता है कि फोर्स आपका किस दिशा में लग रहा है। क्लियर है? अब देखिए लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लाइन ऑफ एक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन को बिना समझे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, कभी नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए लाइन ऑफ एक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है।
लाइन ऑफ एक्शन। मान लीजिए यह एक बॉडी है, इस बॉडी पर यह कोई एक फोर्स लग रहा है, ठीक। अब इस फोर्स का यह मैग्नीट्यूड हो गया, यह इस डायरेक्शन में ईस्ट में लग रहा है तो यह इसका डायरेक्शन हो गया, इस पॉइंट पर लग रहा है तो यह आपका क्या होगा, बल का क्रियाकारी बिंदु होगा, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग इसके हेड से आगे की तरफ एक सीधी लाइन खींच दें और एक सीधी लाइन इसकी टेल की तरफ से खींच दें, ठीक, तो जो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, बल का क्रियाकारी रेखा। अब देखिए यह लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। लाइन ऑफ एक्शन में अगर किसी फोर्स को उठाकर आगे की तरफ या पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो उस बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यह जो फोर्स है इस फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही मतलब और का मतलब तथा ना ही डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर आप किसी भी फोर्स को उसकी क्रिया रेखा पर शिफ्ट कर रहे हैं तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तब आप उस फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं भी आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए लाइन ऑफ एक्शन पर शिफ्ट करने का फ़ायदा क्या होगा यह भी मैं आपको बता दूं। तो जो आपका फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स था वो है आपको समझ में आ गया होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्शन पॉइंट ऑफ फोर्स। अब देखिए हमें इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब मैं आप लोगों को आगे लामीज थ्योरम वगैरह पढ़ाऊँगा वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमें फोर्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए फोर्स को शिफ्ट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर में अगर आप लोग इस तरीके से वेक्टर होता है, अगर कोई दो वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर यह इस तरीके से है, ठीक है। अगर इन दोनों वेक्टरों के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल पता करेंगे। बट इसमें एक नियम कानून लगता है। क्या नियम है, वह रूल यह है कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल तभी आप लोग बता सकते हैं यदि उन दोनों वेक्टरों के या तो हेड आपस में मिल रहे हों या फिर दोनों वेक्टरों के टेल और टेल आपस में मिल रहे हों, तभी आप लोग उन दोनों बलों के या वेक्टर के बीच का एंगल बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला फोर्स यह वेक्टर ये है और दूसरा यहाँ पर यह है, क्लियर। अब देखिए इसका ये हेड है और इसका ये टेल है, तो जब तक हम इसके हेड से इसके हेड को नहीं मिलाएंगे या इसके टेल को इसके टेल से नहीं मिलाएंगे तब तक हम लोग एंगल नहीं बताएंगे, एंगल नहीं बता सकते, या अगर हम लोग एंगल बताएंगे भी तो एंगल की वैल्यू गलत आएगी, ठीक। तो अब देखिए अगर हम लोग इसको उठा के आगे शिफ्ट कर दें, किस तरीके से, ऐसे हम लोग शिफ्ट कर दें, क्लियर है। तो देखिए इस बल को उठा के हमने क्या किया, ऐसे उठा के हमने ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो इसका ये जो टेल था इसके फोर्स 2 के टेल के साथ लाई हो गया, मैच कर गया, और इसका हेड था ये आगे चला गया। या फिर क्या करें, इस वाले फोर्स को, ये जो 2 नंबर वाला फोर्स है, इसको हम लोग क्या करें, पीछे की तरफ स्लाइड करवा दें, तो क्या होगा, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा ऐसे। तो देख रहे होंगे कि पहले नंबर का हेड और दूसरे नंबर का हेड आपस में मिल गए, और यह जो अगर हम लोग इस फोर्स नंबर 1 को आगे स्लाइड करवाएंगे तो दोनों के टेल मैच कर रहे हैं। तो जो आपका थीटा मीजर होगा वह यह वाला मीजर होगा, यह वाला थीटा और यह वाला थीटा, क्लियर है।
और जो थीटा होता है किसी भी या तो 180 होगा या तो 0 होगा या इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर है? 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, बट ना तो 180 से ज़्यादा होगा और ना ही 0 से कम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने फोर्स को शिफ्ट करके ही हम लोग इस दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कर पाए हैं। तो इसलिए बलों की जो क्रिया रेखा थी उसमें हमें फोर्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी ताकि हम लोग आसानी से दो वेक्टरों या दो फोर्स के बीच में हम लोग एंगल का मेजरमेंट कर सकें। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पर भी हमें फोर्स को आगे पीछे शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है और शिफ्ट करते समय हमें ध्यान में रखना है कि वह उस फोर्स की ना तो डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, तभी हम उस फोर्स को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।